नमस्कार दोस्तों, आजाद CGPSC एकेडमी के द्वारा आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने गाइडेंस प्रोग्राम के तहत परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश की थी, जिसके तहत CGPSC परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में एवं प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम CGPSC परीक्षा के मुख्य परीक्षा मेंस पेपर के प्रकृति को समझेंगे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने अंक का होता है, कितनी शब्द सीमा होती है, कितने भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं। तो इस गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम आज मुख्य परीक्षा की चर्चा करने वाले हैं, जिससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, यह गाइडेंस प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आजाद CGPSC एकेडमी यह चाहता है कि यह जो तैयारी है आपकी CGPSC की, वह निरंतर बनी रहे एवं क्रमबद्धता के साथ में। तो क्रमबद्धता को मेंटेन करते हुए हम सिलेबस को डिस्कस करते हुए, परीक्षा की प्रकृति को समझते हुए, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं फिर से सब्जेक्ट कितने होते हैं, पेपर कितने होते हैं, इन सब बारे में संक्षिप्त चीज़ बताऊंगा, लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी प्रकृति क्या है, कितने अंक के हैं एवं क्या पैटर्न फॉलो होते आया है। इस पे मैं एक गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, सिलेबस की विस्तृत चर्चा मैं आज यहाँ से नहीं करूँगा कि कौन से विषय के अंतर्गत आने वाले टॉपिक क्या क्या हैं, यह सारी चीज़ें मैं आपसे नहीं कहूँगा, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था। मैं बस कुछ अवेयरनेस के तहत, अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो भी छात्र, जो भी दोस्त प्रथम बार तैयारी करने आ रहे हैं CGPSC की, या कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो पहले PSC दे चुके हैं, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? CGPSC मुख्य परीक्षा। ठीक, तो मुख्य परीक्षा की प्रकृति के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। ठीक है, पेपर की प्रकृति क्या है, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है कि हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी तो चालू करते हैं, बस उसका ऊपर सब्जेक्ट देख लिया कि फिज़िक्स आता है, मतलब साइंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हिस्ट्री आता है, तो उसकी बुक लेके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिना सिलेबस जाने, सिलेबस में कितने टॉपिक है ये जाने, एवं सबसे महत्वपूर्ण अंक कितने अलॉट होते हैं किसी टॉपिक को, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे बिना हम पढ़ना चालू कर देते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जानना अति आवश्यक है तैयारी शुरुआत करने से पहले। इसी जानकारी के अभाव में कोई छात्र तैयारी करता चला जाता है एवं उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो जो बातें मुझे लगती है आपको पहले बताना चाहिए या आपको जानना चाहिए, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो मुख्य परीक्षा की प्रकृति पहले आप जान लीजिए। CGPSC परीक्षा तैयार करने से पहले प्री में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने अंक लाने हैं, कट ऑफ क्या गया था, इसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज हम मेंस की बात करेंगे, कितने पेपर एवं कितना जो टॉपर का अंक आया था मेंस में PSC 2018 में, वह सारी चीज़ें मैं आपसे अभी शेयर करूंगा कुछ देर में। तो देखिएगा, मुख्य परीक्षा में कुल 7 प्रश्न पत्र होते हैं, मतलब 7 पेपर्स होते हैं। ठीक है, सभी को पता हुआ, कोई नई बात नहीं है। आगे देखते हैं। 7 पेपर के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सातों के सातों प्रश्न पत्र के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है 7 पेपर्स, ना कि 7 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट कितने होंगे वो देखेंगे आगे हम। तो देखिए, 7 पेपर्स, 7 पेपर्स होते हैं। प्रथम पेपर जो होगा, प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर होगा भाषा का। ठीक है, जिसमें मुख्यतः कौन कौन सी भाषा होगी? मुख्यतः नहीं, 3 ही भाषा होगी, हिंदी, इंग्लिश एवं छत्तीसगढ़ी। अच्छा, 7 पेपर होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है। तो इस हिसाब से कुल मेंस के मार्क्स कितने हो गए? 1400 अंक के कुल
मेंस प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। 1400 अंक के मेंस जो पेपर होते हैं वो। अब प्रथम प्रश्न पत्र भाषा का है हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत को हटा दिया गया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में। तो 200 अंक का यह भी होगा। अब अंक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ध्यान से देखिए। हिंदी होगा 100 अंक का, बाकी अंग्रेजी 50 एवं 50 अंक के होंगे, ठीक है। यह सारी बातें आप सिलेबस देख के भी जान सकते हैं, लेकिन तकलीफ वही है दोस्तों कि हम सिलेबस देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसमें अवेयरनेस वाली बात क्या है, इसमें अवेयरनेस वाली बात क्या है कि मैं 7 प्रश्न पत्र के नाम आपको बता के ट्रेंड क्या रहा है या क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी है या कितने डेप्थ में जाना है, इस पे चर्चा करेंगे। प्रश्न की क्या प्रकृति रही है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, जब हम बारी बारी से सारे प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो प्रश्न पत्र एनालिसिस वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस 7 प्रश्न पत्रों के नाम एवं ट्रेंड क्या है, कितने खंड होते हैं, कितने भाग होते हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर भाषा के बारे में। आपकी भाषा की समझ काफ़ी अच्छी होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ कि इतने सारे सब्जेक्ट पीछे पढ़ने के पीछे CGPSC का पर्पस क्या होता है, क्यों एक सिविल सेवक को इतने सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप किसी जिलाधिकारी के रूप में प्रशासन संभालेंगे, ठीक है, एक पद में रहकर, तो कोई आने वाले समस्या का समाधान सिर्फ एक विषय से संबंधित या एक क्षेत्र से संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हो सकता है चिकित्सा संबंधी समस्या का सामना करना पड़े, आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, सूखा आदि का सामना करना पड़े, ठीक है। तो कुछ भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको हर एक क्षेत्र की सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य नॉलेज ये आपको पता होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो PSC के सिलेबस में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट या ज़्यादातर जो विषय है उनके आगे सामान्य शब्द जुड़ा हुआ है कि किसी भी विषय को लेकर विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है, विशेषज्ञ नहीं बनना है, सामान्यज्ञ को अपनाना है, सामान्य जानकारी लेना है। लेकिन यह सामान्य जानकारी एकदम भी सामान्य नहीं है, काफ़ी डेप्थ में जाके हमको पढ़ना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रिसर्च नहीं करना है, डेफिनेटली आप बहुत बार सुने भी होंगे कि रिसर्च या PhD नहीं करनी है, विशेषज्ञ नहीं बनना है किसी भी विषय को लेकर, ठीक है। उस विषय से संबंधित जो सामान्य जानकारी है। अब डिफ़िकल्टी जाती है कि PSC का सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी तकलीफ वहाँ होती है। तो किसी भी टॉपिक को लेकर उसकी जानकारी, पर्याप्त जानकारी हमको चाहिए, और ऐसा करते करते जब हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और हमको लगता है काफ़ी कठिन है। तो कठिन ये इस संदर्भ में है कि सिलेबस बड़ा है, ना कि हमको विशेषज्ञ बनना है, ठीक है, एकदम रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सारे क्षेत्र की 360 डिग्री जानकारी होते हुए हमको तैयार होना है किसी भी अधिकारी के तौर पे। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में है वो चीज़ निकाल दीजिए कि किसी विषय को, किसी टॉपिक को मैं रट के पास कर जाऊंगा। कुछ हद तक ये बातें आपकी प्री के लिए पॉसिबल हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन मेंस मुख्य परीक्षा में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप रटें और पास हो। आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि जिसमें, कुछ प्रश्न बिल्कुल होंगे कि कुछ आपने जानकारी रटी हुई है उसे आप लिख पाएंगे 2 अंक के, 4 अंक के, लेकिन जो बड़े अंक के प्रश्न होते हैं 10 अंक के, 15 अंक के, उसमें आपका व्यू, आपकी सब्जेक्टिविटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ओपिनियन का होना ज़रूरी है, आपके डेप्थ नॉलेज का होना ज़रूरी है। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है, सिलेबस कवर नहीं करना है, अपने आप में जानकारी पैदा करनी है। सिलेबस को कवर करने के उद्देश्य से ना पढ़ें, जानकारी डेवलप करने के उद्देश्य से पढ़ें। और जानकारी किस क्षेत्र से लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितनी लेनी है, वो आपको डिफाइन करेगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ये नहीं है, सिलेबस का रोल ये नहीं है कि आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करेगा। सिलेबस का रोल ये है कि आपको जानकारी कितनी विस्तृत लेवल की रखनी है, कितनी विस्तार से चीज़ों को पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, उसके हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है या जानकारी पैदा करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक उस विषय के अंतर्गत आने वाला, अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को कैसे आप वर्तमान स्थिति में या रियल लाइफ में सामान्य समाधान के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अगर इस अप्रोच से पढ़ा जाए तो वह सबसे अच्छा अप्रोच होगा दोस्तों।
किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को समस्याओं के समाधान कैसे निकाला जा सकता है, इस अप्रोच से पढ़ना चाहिए आपको, लिंक करके पढ़ना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है, इससे क्या सीख ली जा सकती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इतिहास का क्या यूज़ है, तो इतिहास में होने वाली सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्तमान स्थिति में क्या प्रभाव पड़ सकता है, या क्या गलती हमें नहीं करनी है जो इतिहास में हुई है, या कौन सी अच्छी चीज़ें हुई है, महत्वपूर्ण घटना हुई है जिससे हम सीख लेके कुछ कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। सब एक सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है। काफ़ी अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो किसी समस्या का समाधान के तौर पे उस टॉपिक को पढ़ना है, ना कि चलो भाई वो टॉपिक हमारा सिलेबस में है इसे पूरा करना है, ऐसा नहीं। तो जब आप किसी टॉपिक को समस्या के समाधान के रूप में देखेंगे, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेंगी। तो उस संबंध में अगर प्रश्न थोड़े से घुमा के भी पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप उसका उत्तर बहुत ही बखूबी से दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए मेंस के पेपर में क्या क्या है, कैसा है, कितने अंक का आता है, कितने खंड होते हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट पेपर भाषा का हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, सेकंड पेपर जो है आपका, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह होता है निबंध का। निबंध, ठीक, 4 निबंध लिखने होंगे, 4 निबंध लिखने होंगे आपको। ठीक है, 750 शब्दों में, प्रत्येक 750 शब्दों में, जिसमें से 2 निबंध जो हैं वह अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होगा। दो जो निबंध है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होगा, एवं 2 छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दे होंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड किया गया बाद में। शुरू में हमको एक राष्ट्रीय मुद्दे और एक छत्तीसगढ़ मुद्दे के बारे में निबंध लिखना होता था, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। 4 निबंध लिखने होंगे, 2-2, एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे 2 निबंध, 4 में से कोई 2 लिखने हैं। इसमें भी 4 मुद्दे रहेंगे, 4 में से कोई 2 लिखने हैं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दों के बारे में। ठीक है, तो 4 निबंध आपको लिखने हैं। 750 प्रत्येक शब्द सीमा जो है प्रत्येक निबंध की 750 शब्द। ठीक है, 50-50 अंक के होने वाले हैं। तो ये है निबंध। अब इसकी तैयारी कैसी होगी, देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, टॉपिक क्या है, सिलेबस कहाँ से कवर करना है, कौन से अच्छा बुक है, सोर्स क्या होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे होगा, प्री से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, मेन से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये सेपरेट हर एक प्रश्न पत्र के बारे में बताया जाएगा आपको, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। अभी हम बस जान रहे हैं प्रकृति को, सिलेबस को जान रहे हैं बस। तो निबंध के लिए देखिए, यह कोई 1 महीना 2 महीने का काम नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निबंध वाला सब्जेक्ट है। जितना आप ज्ञान अर्जित करते जाएंगे निबंध में, उतने अच्छे से अच्छे तथ्य, आंकड़े प्रस्तुत कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऊपरी तौर पे जैसे हम स्कूल में लिखते थे नॉलेज निबंध, तो वैसा नहीं चलेगा। इसमें किसी भी समस्या का, किसी भी मुद्दे का कारण क्या है, उससे संबंधित तथ्य क्या है, उससे संबंधित आंकड़े क्या है, एवं उसका समाधान क्या हो सकता है, इन सब आधारों पर निबंध को लिखना है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। और यह कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विषय से संबंधित या न्यूज़पेपर से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, उतनी चीज़ें आप निबंध में डाल पाएंगे और आपका निबंध काफ़ी प्रभावी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पेपर के बारे में बात करते हैं। थर्ड पेपर है सामान्य अध्ययन फर्स्ट का, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर है, जिसके अंतर्गत 3 भाग हैं। अब देखिएगा, ये 2 पेपर हो गए। अब मैं बचे हुए पेपर के कौन कौन से भाग हैं, कैसे भाग हैं, वो चीज़ देखिए। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य प्रश्न पत्रों में 3 भाग आपको मिलेंगे। 3 भाग मिलेंगे। भाग 1 है इसका भारत का इतिहास,
ठीक है। मध्यकालीन, प्राचीन एवं आधुनिक भारत, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में आपको पढ़ना है क्या, भाग 1 में भारत का इतिहास, संपूर्ण इतिहास है। भाग 2 के अंतर्गत इसमें संविधान एवं लोक प्रशासन, लोक प्रशासन एवं भाग 3 के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो ये है थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन 1 का, जिसके अंतर्गत कितने विषय देखिए, अभी देखिए पेपर बता रहा हूँ, अब उसके अंतर्गत आने वाले विषय देखिए। 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, ये अलग विषय है लोक प्रशासन, हालांकि लोक संविधान से संबंधित है कुछ, लेकिन अलग विषय के तौर पे काउंट कर सकते हैं। और ये चौथा विषय, इसके पहले हम इसे एक विषय मान लेते हैं, या समसामयिक घटना के तौर पे मान लेते हैं। इसमें 3 विषय ऑलरेडी हो गए। तो ऐसा करते करते पूरे 7 प्रश्न पत्र लगभग 20 विषय कवर करते हैं, ध्यान रखिएगा, लगभग 20 विषय मोटे मोटे तौर पे। अगर छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को पूरा को एक माने तो, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास भी शामिल होगा, आने वाले आगे प्रश्न पत्र में भूगोल भी है, सामाजिक परिदृश्य भी है, यह सारा छत्तीसगढ़ का एक विषय मानने के आधार पर कुल 20 विषय होंगे 7 प्रश्न पत्र को कवर करते हुए। तो 20 विषय पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो वास तो बिल्कुल है और जी तोड़ मेहनत भी करना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम बिल्कुल ये आश्वस्त नहीं करेंगे कि आप हमारी क्लास बिल्कुल करिए, सिर्फ हमारी क्लास करिए और आप पास कर जाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आपको अपनी एक मेहनत, एक लेवल की मेहनत और काफ़ी हाई लेवल की मेहनत आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विशेषज्ञ नहीं होना है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है। अब दोनों में अंतर क्या है, यह जब प्रश्न पत्र किसी विषय को लेकर बताया जाएगा, किसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र को लेकर बताया जाएगा, तब उसमें हम आपको बताएंगे कि विशेषज्ञ होना और किसी डिटेल में पढ़ना क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो थर्ड पेपर भाग 1, भाग 2, भाग 3, आने वाले सभी पेपर जो हैं पेपर 7 तक अब तीनों भाग में डिवाइड होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। तो प्रथम भाग भारत का इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन एवं थर्ड भाग छत्तीसगढ़ का इतिहास, यह है सामान्य अध्ययन 1 का पेपर, ठीक। ये हो गए 3 पेपर यहाँ पर, प्रत्येक 200 अंक का हो गया, ठीक है। समय सीमा कितनी होती है, 3 घंटे की होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए फोर्थ पेपर जो है, फोर्थ पेपर जो है वह होगा सामान्य अध्ययन 2 का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पत्र जो 5 है, प्रश्न पत्र जो 4 है वह सामान्य अध्ययन 2 का पेपर होगा, जिसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे। भाग 1 में है सामान्य विज्ञान, देखिए क्या जुड़ा है सामने में, सामान्य विज्ञान। साइंस तो जानना है, लेकिन इतना नहीं जानना है कि साइंटिस्ट बन जाए। 11वीं 12वीं लेवल का भी नहीं पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है, 10वीं तक के विज्ञान का नॉलेज आपको होना चाहिए, 10th तक के क्लास का आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें भी इतना साइंस नहीं पढ़ना है कि हम साइंटिस्ट बन जाए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल साइंस में वो बातें जानना बिल्कुल ज़रूरी है जो आपके लिए आवश्यक है, ठीक है, एक अधिकारी के तौर पे, ठीक है। तो भाग 1 सामान्य विज्ञान, भाग 2 इसमें है भाग 2 योग्यता परीक्षण का। ये नए सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दिक्कत यहीं पर हो गई है कि क्या है, पहले योग्यता परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग या गणित का पेपर जो है अलग होता था, और अभी विज्ञान का पेपर अलग होता था। लेकिन अभी क्या किया है, विज्ञान एवं योग्यता परीक्षण मतलब मैथ्स एप्टी रीजनिंग के पेपर को मर्ज कर दिया है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक हटाया है डेफिनेटली, लेकिन विषय मर्ज कर दिए हैं। तो कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बोझ और बढ़ गया है छात्रों का इसमें, है ना। भाग 3, हाँ बोझ बढ़ा है सिलेबस के तौर पे, लेकिन हाँ ये कन्वीनियंट बहुत हुआ है कि भाई योग्यता परीक्षण या मैथ्स का जो पेपर आता है सेपरेट 200 अंक का, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था और यह उचित भी नहीं था। तो अभी जो किया है, थोड़ी सी न्याय किया गया है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चों के लिए। बस सिलेबस के तौर पे हम अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ये हमारे लिए, है ना। भाग 3 में क्या है, अच्छा योग्यता परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षा, तार्किक योग्यता, ये सारी चीज़ें हैं सेकंड में। भाग 3 में है
एप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मिलेगा इस वाले भाग से, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, कंप्यूटर और भी सारी मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज आदि के बारे में आपको इस भाग 3 में मिलने वाला है। मतलब साइंस का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, अप्लाइड साइंस है ये, साइंस का उपयोग व्यवहारिक जीवन में क्या है वो है, ठीक है। टॉपिक और डिटेल में डिस्कस होगा प्रश्न पत्र के हिसाब से, अभी आप समझते चलिए बस। 5th पेपर, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 3, 5th पेपर, ठीक है। भाग 1 है इसमें, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत एवं छत्तीसगढ़ दोनों की, ये भाग 1 है। पहले भारत के परिदृश्य में अर्थव्यवस्था देखनी है एवं फिर छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अर्थव्यवस्था देखनी है। तो भाग 1, सिर्फ भाग 1 5th पेपर के अंतर्गत अर्थव्यवस्था है, सिर्फ भाग 1। भाग 2 में है भारत का भूगोल, एवं भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 5th पेपर। फिर से 3 विषय, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। तो ये हो गया 5th पेपर। तो इस तरीके से मैंने 5 पेपर के बारे में आपको बता दिया। चलिए 6वें और 7वें पेपर की बात कर लेते हैं। हर एक प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र को 3 भाग में विभाजित किया गया है एवं प्रश्न का आवंटन कैसे होगा, खंडों के हिसाब से होगा, वो आगे हम देखेंगे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 6th पेपर, 6वां पेपर, 6वां पेपर में कौन कौन से विषय आते हैं देखिएगा। भाग 1 में कौन से विषय हैं, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भारत देश के दर्शन, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध, जैन, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर जी, यह सारे दर्शन के साथ साथ अब आपको प्लेटो, ठीक है, इन सब पाश्चात्य दर्शन शास्त्रों के बारे में भी पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, ठीक है, बर्कले हो गए। तो यह सारे जो हैं इनके भी बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब नए सिलेबस के हिसाब से भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन को भी जोड़ा गया है सिलेबस में, ठीक है। दर्शन विदों को पढ़ना साथ में। तो दर्शन शास्त्र पहला भाग है। भाग 2 के अंतर्गत समाज शास्त्र है, ठीक है, समाज शास्त्र है। और भाग 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत आपको लोक संस्कृति, त्यौहार, परंपरा, जनजातीय आदि सब के बारे में पढ़ना है। मुख्यतः जनजाति के बारे में पढ़ना है, जनजातीय, ठीक है, जनजातीय सामाजिक संगठन आदि के बारे में सब आपको पढ़ना है। त्यौहार क्या है, परंपरा क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। 7th पेपर, आखिरी पेपर, 7वें पेपर के अंतर्गत आपके 3 भाग फिर से। यह कौन सा है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन 4th, और ये है सामान्य अध्ययन पेपर 5th। भाग 1, भाग 1 में क्या वर्णन है,
भाग 1 में लिखा है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे अधिनियम पढ़ने हैं, बहुत सारे अधिनियम पढ़ने, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम। यह सारे अधिनियमों के बारे में आपको पढ़ना है भाग 1 में, पेपर नंबर 7 के अंतर्गत। भाग 2 में मेंशन है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल के साथ साथ विभिन्न संगठनों के बारे में पढ़ना है। खेल समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं एवं संगठन, विभिन्न संगठनों के बारे में, जैसे IMF हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गए, इन सब के बारे में भी आपको एक नॉलेज रखना पड़ेगा अब नए पाठ्यक्रम के हिसाब से। और भाग 3 इसका है, इसका भाग 3 है विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। यह है पूरे 7 प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आने वाले। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का निर्धारित है एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित है, ठीक है, जिसके अंतर्गत लगभग 7 प्रश्न पत्र को कवर करते लगभग 20 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह सारे टॉपिक आपको पता होना ज़रूरी है तैयारी चालू करने से पहले, ठीक। इसके अभाव में आप अनिर्देशित होकर पढ़ेंगे तो फिर आपकी गाड़ी कहीं और चलती जाएगी, आप चलते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यह सारे बताने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम एक रेगुलर संस्था के तौर पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसे हमको रेगुलर क्रमागत तौर पे तैयारी करवानी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करवानी चाहिए, हम उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी तैयारी को शुरुआत करने से पहले हम यह चाहते हैं कि छात्र को उस पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप सिलेबस देख भी सकते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये भाग जो डिवाइड है एवं आने वाले विषय जो हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी था। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है 7 प्रश्न पत्र मतलब 7 विषय, लेकिन ऐसा नहीं था जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। 1400 अंक का आपका मुख्य परीक्षा होगा। प्री जो था आपका प्रीलिम्स जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब आप प्री क्लियर कर लिए तो उसके अंक जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको प्री जो है एक बार क्लियर करने के बाद उसके अंक नहीं जुड़ने वाले हैं। जो भी अंक जुड़ेगा किसका जुड़ेगा, मेंस का 1400 अंक और इंटरव्यू का साक्षात्कार, ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा के साथ में आपको और क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा, जिसके अंक फाइनल अंक में जुड़ेंगे, मेरिट में जुड़ेंगे, साक्षात्कार, इंटरव्यू 150 अंक का होगा। तो फाइनल जो लिस्ट आपकी तैयार होगी, रैंक की लिस्ट जो तैयार होगी, मेरिट तैयार होगी, वह 1400 अंक मेंस के प्लस 150 अंक इंटरव्यू के जुड़कर टोटल कितने हो गए, 1550 अंक। इस अंक के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी CGPSC की, ठीक है। तो यह अंक आपके फाइनल अंक होंगे। इसमें से आपको कितने अंक मिलते हैं उसके आधार पर आपका रैंक डिसाइड होगा। क्लियर है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर है। 7 प्रश्न पत्र संबंधित विषय कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब जो मार्क्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा सुन लीजिए जल्दी से, ठीक है। एवं PSC 2018 में टॉपर का कितना अंक आया था, मतलब इस 1550 में या उस 1400 अंक में कितने अंक टॉपर ने लाए हैं, इस आधार पर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना पढ़ाई करनी है या प्रत्येक विषय में
कितने अंक आने चाहिए, है ना दोस्तों। तो यह चीज़ें बतानी ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या है कि वो अनडायरेक्शनल तैयारी चलती जाएगी। आप सब्जेक्ट को उठा के डेप्थ में तो पढ़ेंगे, लेकिन वो जब तक अंक आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि टॉपर ने कितना लाया है, तो फिर उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि अनिर्देशित पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि टॉपर का कितना मार्क्स आया था, कितने अंक में कोई टॉप कर सकता है या कितने अंक में कोई सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा जल्दी से। चलिए देखते हैं, ध्यान रखिएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय को छोड़ के, प्रथम और द्वितीय के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य प्रश्न पत्र जो है 5 खंडों में विभाजित होता है अंक के आधार पर। ध्यान रखिए किसके आधार पर बोल रहा हूं मैं, अंक के आधार पर। एवं प्रत्येक खंड में 3 भाग पूछे जाते हैं। देखिएगा पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। प्रत्येक प्रश्न पत्र देखिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे, 5 खंड होंगे अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर। चलिए देखिए जल्दी से। खंड 1, खंड 1 अंक सीमा इसकी है 2 अंक, और शब्द कितने शब्द में लिखे हैं, 3 शब्दों में, ठीक है। मैंने बोला था खंडों के अंतर्गत भाग जो हैं आपके जो सिलेबस में मेंशन किया गया है ना पाठ्यक्रम में, उसके प्रश्न दिखेंगे तीनों भागों से। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 सभी प्रश्नों पत्रों में, प्रश्न पत्र 3 से लेकर 7 में यही फॉलो होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। प्रथम भाग में 8 प्रश्न, तीसरे भाग में 8 प्रश्न एवं दूसरे भाग में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह है प्रश्नों की संख्या, ध्यान रखें। यह खंड 1 हो गया, तीनों भाग के प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत 8, 8, 6। भाग 2 जिस भी प्रश्न पत्र का होगा उससे कम अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यह बताने के पीछे उद्देश्य था मेरा। भाग 2 से कम अंक के प्रश्न कैसे, अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, इससे कितना, भाग 1 से कितना, 8 दूनी 16 अंक हो गया, इसका 16 अंक हो गया, इसका भी कितना हो गया, 16 अंक हो गया, और इसका कितना हो गया, 12 अंक हो गया। समझ पा रहे हैं। तो कुल अंक कितने हो गए इसके, 44 अंक हो गए खंड 1 से, है ना। तो 16 और 16 भाग 1 और 3 से है, और जो 12 अंक है वो भाग 2 से है। तो देखिएगा आगे भी जो भाग 2 से है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अंकों का कम मिलने वाला है, देखना। खंड 2 से बात कर लेते हैं। खंड 2 से बात करेंगे, अंक हो जाएंगे प्रत्येक प्रश्न पे 4, शब्द सीमा हो जाएगी 60, ठीक। देखिएगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न, 3 प्रश्न, यह है प्रश्नों की संख्या, ठीक है। खंड 2 से 4 अंक प्रत्येक प्रश्न, 60 शब्द में लिखने हैं, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न, और भाग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखो ये जो प्रश्नों की संख्या है ये सारे के सारे बनाने हैं, इसमें कोई अथवा या और वाला कंडीशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें आपके पास। आपको इसमें सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया खंड 2। खंड 3 की बात कर लेते हैं। खंड 3 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3, ठीक है। अंक ध्यान रखें ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक। तो देखिएगा कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3, 3, 2, 3, 3 और 2। खंड 3 से 8 अंक के प्रश्न, 3, 3, 2, मतलब भाग 1 और 3 से 3 प्रश्न एवं भाग 2 से 2 प्रश्न।
ठीक है, तो ये चीज़ रखिएगा। शब्द सीमा कितनी है इसकी? 100 शब्द में लिखने होंगे उत्तर आपको। ये जानना कब से ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ें, तथ्य जानने के बाद आप उसके मेंस प्रश्न को देखेंगे एवं उसके उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, तब आपको सभी शब्द सीमा में आंसर लिखने आना चाहिए। सभी प्रकार से हर एक शब्द सीमा में आपको उत्तर लिखना आना चाहिए। हो सकता है कोई टॉपिक आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, लेकिन उस प्रश्न को 2 अंक का दे दें एग्ज़ाम में, तो आपको इतना डिटेल में पढ़ा हुआ कितना में समेटना पड़ेगा? 30 शब्दों में समेटना पड़ेगा। और वो 30 शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो काफ़ी प्रभावी लगे चेक करने वाले को। बात समझ रहे हैं? और कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी टॉपिक के बारे में काफ़ी संक्षिप्त में पढ़ रखा है, उससे संबंधित नॉलेज कम है, और वह पूछ दे 8 अंक का या 10 अंक का। शब्द सीमा हो गई 100 या 125 शब्द, तब उसे बड़ा भी करने आपको आना चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने के बाद यह जो प्रैक्टिस है, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कैसे उत्तर लिखना है, कैसे शब्द सीमा को बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है। तो ये हो गए 3 खंड। 3 खंड से तीनों भाग कवर करते हुए कितने कितने प्रश्न हैं, कितने की शब्द सीमा है, अंक सीमा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए खंड 4 और 5 में विशेष क्या है। खंड 4 में 10 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो एक प्रश्न रहेगा भाग 2 से। खंड 4 में 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जो रहने वाला है भाग 2 से। अब यह जो एक प्रश्न है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे मतलब अथवा वाली सिचुएशन मिलेगी। मतलब एक ऑप्शन रहेगा, 2 प्रश्नों में से कोई एक बनाना रहेगा। क्लियर है? 2 प्रश्नों में से कोई एक बनाना है, 10 अंक का रहेगा। शब्द सीमा कितनी रहेगी? 125 शब्द। यह है खंड 4, यह जाना जरूरी। खंड 5 भाग 2 तो हो गया। अब बचे कौन से 2 भाग जो फिर से नहीं आए थे? उनके बाद से खंड 2 और 3। तो भाग खंड 5 में प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का पूछा जाएगा। शब्द सीमा होगी 175 शब्द। एवं कौन कौन से भाग शामिल होंगे इसमें? भाग 1 और भाग 3 के प्रश्न। प्रत्येक भाग से फिर से अथवा वाली सिचुएशन होगी, मतलब कोई से भी 2 में से एक प्रश्न, ऐसा आपको बनाना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यह है प्रत्येक प्रश्न पत्र का खंडों में विभाजन एवं प्रत्येक खंड का भागों में विभाजन एवं कितने अंक के कितने शब्द सीमा के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप सभी अंकों को जोड़ें तो सब मिला के हो जाने वाले हैं 200 अंक। मतलब देखिए यहाँ तो हमने देख लिया था 44 अंक, इसमें 4 अंक है प्रत्येक प्रश्न पे, तो कितना हो जाने वाला है? यह हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। ठीक है, 20 20 40, 10 50 और 2 52 अंक, 52 अंक। ठीक है, इसमें 8 अंक है प्रत्येक प्रश्न पे, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, ऐड कर लीजिए 48, 48 10 58 और 6 64 अंक। ठीक है ना, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 24 24 48, 48 प्लस 10 58 और 58 और 6 64। ठीक है, 64 अंक। 10 अंक का एक ही प्रश्न होगा, तो यह जो है 10 अंक निर्धारित है इस खंड से। एवं 15 अंक के भाग 1 और भाग 3 से एक एक प्रश्न अथवा वाली सिचुएशन होगी, ऑप्शन होगा, लेकिन एक एक प्रश्न ही बनाना है। मतलब दोनों मिला के कुल 15 दूनी 30 अंक। ठीक है, चलो ऐड कर लेते हैं। 44 और 52 कितना हो जाएगा? 44 और 52 96, 96 और 4 96 और 4 100,
प्लस 60 160, 160 प्लस 10 170 और 30 200 अंक हो गए पूरे। तो यह था प्रत्येक प्रश्न पत्र का खंडों में विभाजन एवं भागों में विभाजन। कौन से? सामान्य अध्ययन पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 तक यही पैटर्न फॉलो होगा। मतलब जो किसी भी प्रश्न पत्र का भाग 2 है उस भाग से प्रश्नों की संख्या भाग 1 और 3 के कंपैरिजन में कम रहेगी, अंकों का विभाजन कम रहेगा। यह बताने का उद्देश्य था इसको। ठीक है दोस्तों, तो यह है सिलेबस मुख्य परीक्षा का, पाठ्यक्रम, विषय एवं विभाजन, अंकों का, शब्द सीमा का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ट्रेंड बताता हूं कि इस 1400 अंक में से पीएससी 2018 में कुल अंक 1400 मेंस का, सिर्फ मुख्य परीक्षा की बात करो इंटरव्यू को हटा के, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस 1400 अंक में से जो टॉपर थी 2000 पीएससी 18 की, उसके 885 अंक आए थे, 885 अंक आए थे 1400 में से। तो सोच लीजिए आपको कितने अंक या कहाँ तक पहुँचने का उम्मीद रखना है, ये उद्देश्य रखना है अपना। और इंटरव्यू में उन्हें थोड़े से कम मिले थे, 70 अंक मिले थे। ठीक है, तो ऐसा करके उनका कुल स्कोर था 955 955 अंक कुल। कितने में से? 1550 अंक में से। यह है ट्रेंड मुख्य परीक्षा का एवं विषय। यह सारी जानकारी के बाद जब आप तैयारी करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा, निर्देशित महसूस होगा। इन सब बताने के पीछे यही उद्देश्य था, एक क्रमबद्ध तैयारी, एक निरंतर तैयारी के लिए यह सारी चीज़ें जानना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की जानकारी। ठीक है, जो आपको जाननी ज़रूरी थी। इससे लेकर मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित डिटेल जानकारी एवं उनसे संबंधित स्ट्रेटजी, उनसे संबंधित सोर्स क्या होंगे, बुक्स क्या होंगे, कैसे पढ़ना है, यह प्रत्येक विषय के लिए आपको बताया जाएगा। हर एक विषय के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके डिटेल टॉपिक्स एवं उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से सोर्सेस हैं, कितना डिटेल में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे हर एक विषय के लिए। ठीक है, एक क्रमबद्ध तैयारी को मेंटेन करते हुए, निरंतर तैयारी को मेंटेन करते हुए हम सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे, ना कि कहीं एक टॉपिक को उठा के पढ़ाना चालू कर दें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं, जो ऐसा कि हमने वादा किया था आपसे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास निरंतर करते रहें, शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजीज़ के साथ में। धन्यवाद।